जय हिंद दोस्तों। आज की कक्षा में हम बात करने वाले हैं राज्य विधानमंडल के बारे में। ये भाग 2 है। अगर आपने भाग 1 नहीं देखा है तो आप भाग 1 राज्य विधानमंडल देख सकते हैं। उस वीडियो के अंदर हमने बात की थी विधान परिषद की संरचना, विधानमंडल क्या होता है, विधानसभा क्या होती है, विधान परिषद क्या होती है। हमने एक स्टोरी भी पढ़ी थी कि एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का जो नाम है वो है राज्य विधानमंडल। इस बिल्डिंग का जो नंबर है वो है बिल्डिंग नंबर 168, यानी 168वें अनुच्छेद के अंदर विधान मंडल का उल्लेख है। इस बिल्डिंग के अंदर दो फ्लोर है, 170 और 171। जो नीचे वाला फ्लोर है वो निम्न सदन है, यानी आर्टिकल 170 के तहत निम्न सदन यानी विधानसभा है। ऊपर वाला फ्लोर यानी उच्च सदन, और उच्च सदन 171 और विधान परिषद, यानी कि उसमें दो बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग के अंदर दो कमरे हैं, दो फ्लोर है, और जो नीचे वाला फ्लोर है उसमें 170 और 170 के अंदर विधानसभा, ऊपर वाला 171 उसमें विधान परिषद। 171 वाले फ्लोर की जो चाबी है वो है 169 नंबर की, यानी कि जो विधान परिषद है उसको गठन या समाप्त करने की जो पावर है या जो प्रावधान है वो 169 के अंदर आता है। आज की क्लास के अंदर हम बात करना शुरू करते हैं विधानसभा के बारे में। दोस्तों, विधानसभा और विधानमंडल ये उस विधान मंडल के दो कमरे हैं, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा 170 में है, 171 के अंदर विधान परिषद की संरचना है, और 169 में विधान परिषद को किस प्रकार से गठित किया जाएगा किसी राज्य के अंदर, या किस प्रकार से उस विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है, इसका उल्लेख मिलता है। इस वीडियो में जो हम विधानसभा की बात करते हैं तो विधानसभा का उल्लेख आर्टिकल 170 में मिलता है। अनुच्छेद 170 विधानसभा के गठन का प्रावधान करता है। दोस्तों, विधानसभा के अगर मैं गठन की बात करूं तो विधानसभा का गठन या विधानसभा की संरचना आर्टिकल 170 में आती है। इसके तहत विधानसभा में जो अधिकतम सीटों की संख्या है वो 500 हो सकती है, यानी किसी भी विधानसभा में जो मैक्सिमम सीटें हैं ज्यादा से ज्यादा वो कितनी हो सकती है, 500 सीट। अच्छा, सबसे कम सीटें कितनी हो सकती है, तो सबसे कम सीटें हो सकती है 60 सीट। अधिकतम पूछ लिया जाए तो 500 सीटें, न्यूनतम पूछ लिया जाए तो 60 सीटें। अगर ये कहा जाए राजस्थान की विधानसभा के अंदर कितनी सीटें हैं, तो दोस्तों ध्यान रखना, राजस्थान की विधानसभा में 200 सीटें हैं। अब अगर मैं ये बात करूं कि क्या सभी राज्यों के अंदर 60 से 500 के बीच में सीटें जो फिक्स कर रखी है, इस नियम का पालन किया जाता है या नहीं किया जाता? तो दोस्तों, कुछ राज्य बहुत छोटे हैं, इस वजह से वहां पर इस नियम का पालन पूरी तरीके से नहीं हो पाया, या इस प्रावधान को पूरी तरीके से उस हिसाब से लागू नहीं कर पाया। यानी ऐसे अपवाद राज्य जिनकी विधानसभा की जो सीटें हैं वो 60 से कम है, उनकी बात करते हैं। तो ऐसे राज्य हैं गोवा, मिजोरम, जिनके अंदर 40-40 सीटें हैं विधानसभा की। इसके अलावा सिक्किम, जिसमें 32 सीटें हैं। इसके अलावा पुडुचेरी, जिसमें 30 सीटें हैं। ये 60 सीटों से कम सीटों वाले विधानसभा वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। अगर मैं बात करूं दिल्ली और पुडुचेरी की, तो दिल्ली और पुडुचेरी दो ही केवल ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जिनमें विधानसभा का गठन किया गया है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना दोस्तों, दिल्ली और पुडुचेरी। अब अगर मैं बात करूं अपवाद की, तो हमने अभी बात की, तो प्रश्न पूछ लिया जाए निम्न में से किन राज्यों में जो आर्टिकल 170 के तहत विधानसभा की संरचना का उल्लेख है उसका पालन नहीं करते हुए 60 से कम सीटें हैं, या सीधा प्रश्न पूछ लिया जाए कि 60 से कम सीटों वाले राज्यों को क्रम से व्यवस्थित कीजिए, तो उनमें ध्यान रखना दोस्तों, गोवा और मिजोरम, इन दोनों के अंदर 40-40 सीटें हैं, सिक्किम के अंदर 32 है, और पुडुचेरी के अंदर 30 सीटें हैं। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों प्रथम आम चुनाव की, तो राजस्थान में जो पहली बार आम चुनाव हुआ वो 1952 के अंदर होता है। इस 1952 वाले आम चुनाव के अंदर जो सीटें हैं वो 160 थी, यानी कि 1952 के चुनाव में 160 सीटों के ऊपर विधानसभा के चुनाव हुए। इन 160 सीटों में कांग्रेस को बहुमत मिलता है, और कांग्रेस इस 160 सीटों में से 82 सीटों पर विजय हासिल करती है, जीत हासिल करती है, और 82 सीटें जीतकर कांग्रेस
सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आती है। वहीं पर दूसरे नंबर पर जो पार्टी रही वो थी राम राज्य पार्टी। राम राज्य पार्टी ने 24 सीटें जीती, कांग्रेस ने 82 सीटें और राम राज्य पार्टी ने 24 सीटें जीती और बाकी अन्य पार्टियों में जो सीटें हैं वो जीती। यानी 160 में से 82 और 24 सीटें जो है वो सबसे दो बड़ी पार्टियां उनके पास आई, कांग्रेस और राम राज्य पार्टी। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस ने सरकार बनाई अपनी। आगे चलकर छठी विधानसभा 1970 में इन सीटों की संख्या को बढ़ाया गया और सीटों की संख्या जो राजस्थान में 160 हुआ करती थी उसको बढ़ाकर 200 कर दिया गया। यानी हमें ये भी ध्यान रखना है कि छठी विधानसभा में जो सीटें हैं वो बढ़ाकर 200 कर दी गई। एक एग्जाम के अंदर शायद वीडियो 2021 में ये प्रश्न पूछा गया था कि कौन से चुनाव में या किस समय राजस्थान की जो सीटें हैं वो 160 से बढ़ाकर 200 कर दी गई, कौन सी विधानसभा में। तो ध्यान रखना दोस्तों, छठी विधानसभा अगर साल पूछ लिया जाए तो 1977 में सीटें 160 से बढ़ाकर 200 कर दी गई। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों विधानसभा की, तो विधानसभा में भी रिजर्वेशन का प्रावधान है। यानी विधानसभा में एससी और एसटी को आरक्षण दिया गया है। आर्टिकल 330 इस बात का प्रावधान करता है कि लोकसभा में आरक्षण कितना है एससी और एसटी का, और वहीं पर 332 ये तय करता है कि विधानसभा में एससी और एसटी को कितना आरक्षण मिलेगा। राजस्थान की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो विधानसभा के अंदर राजस्थान में जो रिजर्वेशन है वो 34 सीटें एससी की और 25 सीटें एसटी को दी गई है। यानी कि अनुसूचित जाति को 24 सीटें, अनुसूचित जनजाति को 25 सीटें दी गई है। एक एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था राजस्थान की विधानसभा सीटों में कुल कितनी सीटें एससी और एसटी के लिए आरक्षित है, यानी शामिल में पूछ लिया गया। तो उनको भी ध्यान रखना कि 200 में से 34 और 25 को अगर अपन जोड़े तो 59 सीट यानी 59 सीटें जो है वो आरक्षित है एसटी और एसटी के लिए। इसके अलावा दोस्तों आर्टिकल ध्यान रखना, ये जो 4 आर्टिकल है ये अपन ने कंटिन्यू पढ़े थे, उन्हीं में से है एक तो 330 जिसमें लोकसभा के अंदर एससी और एसटी का रिजर्वेशन है, जहां पर लोकसभा की राजस्थान की लोकसभा में 25 सीटें हैं। उन 25 सीटों में से 4 सीटें एससी की और 3 सीटें एसटी की है। तो ये 330 के तहत प्रावधान है जिसमें लोकसभा के अंदर आरक्षण दिया गया है एससी और एसटी को। 332 के अंदर जो है वो विधानसभा में आरक्षण दिया गया है एससी और एसटी को। अगर विधानसभा राजस्थान वाले की बात करें तो कुल 59 सीटें जो है यानी 34 सीटें एससी और 25 सीटें एसटी के अंदर रिजर्व्ड है। वहीं पर लोकसभा में 4 सीटें एससी और 3 सीटें एसटी यानी कुल 7 सीटें 25 में से रिजर्व है एससी और एसटी के लिए। वहीं पर 331 और 333 जो आर्टिकल है वो एंग्लो इंडियन से संबंधित है, जिसकी भी अपन ने बात पहले कर ली है कि 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा के अंदर 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता था और इसी प्रकार विधानसभा के अंदर राज्यपाल 1 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता था। लेकिन 2019 के अंदर 104वें संविधान संशोधन के तहत एंग्लो इंडियन को जो मनोनीत करने वाला प्रावधान था उस प्रावधान को रद्द कर दिया गया। फिर भी हमें ध्यान रखना है कि 330 और 32 जो है ये लोकसभा और विधानसभा में एससी और एसटी के आरक्षण से संबंधित है। वहीं पर 331 और 333 एंग्लो इंडियन के आरक्षण से संबंधित है लोकसभा और विधानसभा के अंदर। तो ये 4 आर्टिकल जो है ये रिजर्वेशन पर बेस्ड है। 330 लोकसभा में एससी एसटी का आरक्षण, 4 सीटें एससी की और 3 सीटें एसटी की, टोटल 7 सीटें। 332 के तहत विधानसभा में 34 सीटें एससी, 25 सीटें एसटी। 331 के तहत लोकसभा के अंदर 2 एंग्लो इंडियन की मनोनीत किया जाना राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा, वहीं पर राज्यपाल के द्वारा 333 के तहत विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था। इसके अलावा अगर दोस्तों मैं बात करूं तो टोटल सीटें ये हमने बात कर ली, कुल सीटें 7 है। अब मैं बात करता हूँ 84वें संविधान संशोधन की। आपको ये बताना है कि 84वां संविधान संशोधन कब हुआ था। आप इसको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें। तो 84वें संविधान संशोधन के तहत राज्य की जो सीटें हैं विधानसभा में, इन सीटों को प्रावधान जो है कितनी सीटें इनको दी जाएगी, इसका जो प्रावधान है
ये कब तक के लिए रखा गया, तो ध्यान रखना दोस्तों 2026 के बाद में जो पहली जनगणना होगी वहां तक ये सीटें इनको प्रदान की जाएगी, आवंटित की गई। अब 2026 में जो जनगणना शुरू हो रही है, इस जनगणना के जैसे ही आंकड़े आते हैं तो उन आंकड़ों के आधार पर सीटों का जो आवंटन है वो पुनः किया जाएगा, और उनके आधार पर सीटें जो है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ी है तो सीटें भी बढ़ेगी, और इस प्रकार से जो विधानसभा की सीटें 200 है ये बढ़कर अपडेट हो जाएगी। तो यहाँ पर अभी तक के लिए ध्यान रखना 200 सीटें। पूछ लिया जाए आधार वर्ष कौन सा रखा हुआ है, तो 1971 की जनगणना अभी तक आधार वर्ष के आधार पर ली जाती है। कब तक, 2026 के बाद में जो पहली जनगणना होगी वहां तक ये बातें हैं। उसके बाद अगर मैं दोस्तों बात करता हूँ सबसे ज्यादा सीटों वाले राज्य और सबसे कम सीटों वाले राज्य। सबसे ज्यादा सीटों वाले राज्यों की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश के पास सबसे ज्यादा सीटें हैं विधानसभा के अंदर। उत्तर प्रदेश 403 सीटों के साथ में सबसे टॉप पर है। और दोस्तों अगर आपने कल का वीडियो देखा है तो आप कमेंट करके बताइए कि विधान परिषद की उत्तर प्रदेश के अंदर कितनी सीटें हैं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो 294 सीटें हैं। उसके बाद में महाराष्ट्र की 288 सीटें हैं विधानसभा में, और बिहार की 243 सीटें। आपको सबसे ज्यादा सीटों वाले 4 राज्यों के नाम जरूर याद होने चाहिए। अगर किसी एग्जाम में पूछा जाएगा तो इनको क्रम से व्यवस्थित करने का प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा, और कई एग्जाम में ये प्रश्न आया भी है। तो कौन कौन से राज्य है, सबसे पहले यूपी 403 सीटें, वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल 294 सीटें, महाराष्ट्र 288 और बिहार 243 सीटें। इसी प्रकार सबसे कम जो सीटें हैं उनका भी प्रश्न आ सकता है। तो सबसे कम सीटों वालों में पुडुचेरी के अंदर 30 सीटें, सिक्किम के अंदर 32 सीटें, गोवा और मिजोरम दोनों में 40-40 सीटें हैं। ये न्यूनतम सीटों वाले विधानसभा वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। अगर केवल राज्यों का प्रश्न आएगा तो पुडुचेरी को हटा देंगे और बाकी का जो है वो इसी क्रम में सिक्किम, गोवा और मिजोरम को रख देंगे। तो यहाँ तक जो बातें हैं वो किसकी है, विधानसभा और इसकी सीटों की। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ विधानसभा के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो उसके लिए क्या क्या योग्यताएं हैं और वो कौन से आर्टिकल में आती है। दोस्तों एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि भारत के अंदर जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ये प्रश्न पूछा गया है कि भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से कितने केंद्र शासित प्रदेशों के पास में विधानसभा गठित की गई है। तो दोस्तों ध्यान रखना 2 केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर विधानसभा का प्रावधान है, और वो 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, दिल्ली और पुडुचेरी। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों कि विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यताएं क्या क्या है, तो दोस्तों सबसे पहली योग्यता, चाहे विधानसभा का सदस्य हो या विधान परिषद का सदस्य हो, कल हमने विधान परिषद के सदस्यों की योग्यता पढ़ी थी और आज अपन पढ़ रहे विधानसभा की सदस्यों की योग्यता। दोनों ही विधानसभा और विधान परिषद यानी डायरेक्ट अगर मैं बोलूं तो विधान मंडल के सदस्यों की जो नियुक्ति है उनके लिए योग्यता का जो प्रावधान है वो कौन से आर्टिकल में है, तो वो है आर्टिकल 173 में। चाहे विधान परिषद के हैं या विधानसभा, दोनों के ही सदस्यों की योग्यता या अहर्ता के बारे में प्रावधान 173 के अंदर मिलता है। अच्छा इसमें क्या क्या प्रावधान है, तो सबसे पहला प्रावधान है भारत का नागरिक होना चाहिए, चाहे जन्म से या किसी प्रकार, तो भारत का नागरिक होना आवश्यक है। दूसरा, भारत का नागरिक होने के साथ में 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। मैंने पहले भी बहुत बार बोला है, प्रश्न आएगा तो उसमें सीधा आएगा कि अधिकतम 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है। कथन सत्य और असत्य में ध्यान रखना, अधिकतम नहीं दोस्तों, न्यूनतम 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, कम से कम 25 साल का हो गया हो या 25 साल की उम्र उसने क्रॉस कर ली, तो दूसरा ये हो जाएगा। तीसरा, पागल या दिवालिया घोषित नहीं किया जा चुका हो। कोई ऐसा व्यक्ति विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता यानी एमएलए नहीं बन सकता जिसको पागल या दिवालिया घोषित किया गया हो, तो ये तीसरी बात है। अच्छा आपको कमेंट सेक्शन में एक चीज बतानी है कि विधानसभा के अंदर जो योग्यता है 25 वर्ष की आयु, इसी प्रकार जो कल हमने पढ़ा था विधान परिषद, तो विधान परिषद का सदस्य बनने की योग्यता में कितने वर्ष आयु आवश्यक है। यहाँ पर 25 वर्ष है, वहां पर कितनी है, इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों चौथा, इसकी जो योग्यता है वो है लाभ का पद नहीं होना चाहिए। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए
अगर आपने पहले कोई लाभ का पद धारण कर रखा है तो उस पद से आपको त्यागपत्र देना पड़ेगा, उसके उपरांत आप इसका पद ग्रहण कर सकते हैं। तो पहली बात, भारत का नागरिक 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, पागल या दिवालिया ना हो, लाभ का पद धारण नहीं किया गया हो, इसके अलावा संसद के द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों को भी पूरा करता हो। यानी कि विधायक बनने के संबंध में जो योग्यताएं हैं उसमें बढ़ोतरी या जो घटावन है इसके बाद की वो कर सकता है। किसके पास ये पावर है, तो ये संसद के पास है। कल को संसद इसमें ऐड करके ये कह सकती है कि उस व्यक्ति के पास स्नातक की डिग्री होना आवश्यक है या उस व्यक्ति के पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होना आवश्यक है, तो ये बढ़ा सकती है या इसमें एजुकेशन का मामला और डाल सकती है। तो ये सारे जो प्रावधान है वो कौन कर सकती है, संसद। तो संसद द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा करती हो, ये बातें भी विशेष तौर से हमें ध्यान रखना है। यानी कि 5 शर्तें याद रखना है। सबसे पहले भारत का नागरिक हो, दूसरी बात 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, न्यूनतम 25 वर्ष की आयु, तीसरा पागल या दिवालिया ना हो, चौथा लाभ का पद धारण नहीं किया गया हो, और पांचवा संसद द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों को भी पूरा करता हो। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 172 की। अनुच्छेद 172 क्या कहता है, यहाँ पर अपन ने 173 पढ़ा जिसमें विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता है, विधान परिषद और विधानसभा दोनों की। अब आर्टिकल 172 जो है वो राज्य विधानमंडल की अवधि या कार्यकाल से संबंधित है। विधानमंडल की बात आ गई यानी विधानसभा का कार्यकाल भी मिलेगा और विधान परिषद का कार्यकाल भी उल्लेख अगर पूछ लिया जाए तो आर्टिकल 173 में मिलता है, 172 में मिलता है। अब मैं बात करूं आर्टिकल 172 की, तो आर्टिकल 172 में जो पहला आर्टिकल है 172 एक, ये निर्धारित करता है विधानसभा का कार्यकाल। तो 172 एक में विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। अगर दोस्तों मैं बात करूं ये 5 वर्ष की कैलकुलेशन कहां से होगी, तो ध्यान रखना जो इसका प्रथम अधिवेशन है वहां से 5 वर्ष की आयु मानी जाती है। दूसरी बात, अगर मान लो किसी राज्य में राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है तो राष्ट्रीय आपात की स्थिति में ये कार्यकाल जो है ये बढ़ाया जा सकता है। कितने वर्ष तक, ये प्रश्न पूछा गया है कई बार, ध्यान रखना राष्ट्रीय आपात की स्थिति में 1 वर्ष तक के लिए इस कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। यानी 5 साल से बढ़ाकर कितना कर सकते हैं, 6 साल किया जा सकता है, अधिकतम 1 वर्ष बढ़ा सकते हैं। अच्छा दूसरी बात, मान लो बढ़ाने के बाद में राष्ट्रीय आपातकाल जैसे ही समाप्त होता है तो प्रश्न पूछा जा सकता है राष्ट्रीय आपात के समाप्त होने के पश्चात ये अवधि कब तक प्रभावी है, बढ़ाई गई हो। ध्यान रहे दोस्तों, राष्ट्रीय आपात के समाप्ति के बाद ये अवधि 6 महीने तक प्रभावी है। 6 महीने के भीतर चुनाव होना आवश्यक है। अगर चुनाव नहीं होती है तो भी विधानमंडल तो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसकी बात आपको ध्यान रखनी, विधानसभा को बंद कर दिया जाएगा। तो राष्ट्रीय आपातकाल के बाद में जो है ये संसद एक राष्ट्रीय आपात के समय में संसद 1 वर्ष के लिए इस कार्यकाल को बढ़ा सकती है। आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 महीने तक बढ़ी हुई अवधि जो है वो प्रभावी रहेगी, 6 महीने से ज्यादा नहीं रह सकती, उसके बाद ऑटोमेटिकली निरस्त मानी जाएगी। इसके बाद अगर मैं दोस्तों बात करता हूँ विधान परिषद की, तो जिस प्रकार विधान सभा की जो अवधि है वो 5 वर्ष है, लेकिन विधान परिषद, अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए विधान परिषद कब समाप्त होगा, अगर विधानसभा की बात है तो 5 वर्ष, लेकिन विधान परिषद दोस्तों ध्यान रखना स्थायी सदन है। लेकिन अगर फिर भी इसका कार्यकाल वर्षों में पूछ लिया जाए तो विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। हालांकि ये अनलिमिटेड होता है क्योंकि इसके सभी सदस्य कभी एक साथ सेवानिवृत्त नहीं होते। विधानसभा के सभी सदस्य 5 वर्ष की अवधि एक साथ पूरी कर लेते हैं, लेकिन विधान परिषद में 6 वर्ष का कार्यकाल होता है और उस 6 वर्ष के कार्यकाल में प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं और उन 1/3 सदस्यों के स्थान पर दूसरे सदस्य चुनाव जीतकर आ जाते हैं और अगले 2 साल बाद में पीछे से फिर दो जो 1/3 सदस्य हैं उनकी सीटें खाली हो जाएगी। फिर अगले 2 वर्ष बाद जो बीच में 1/3 सदस्य बचे हैं उनकी सीटें जो है वो खाली हो जाएगी। यानी प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्यों को सेवानिवृत्त किया जाता है या सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए व्यक्ति या नए सदस्य आ जाते हैं। ये बातें ध्यान रखनी है। तो 172 विधान परिषद, 172 विधानसभा।
172 एक विधानसभा का कार्यकाल जिसमें 5 वर्ष कार्यकाल है। संसद आपातकाल के समय 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है। आपातकाल के समाप्ति के बाद 6 महीने तक प्रभावी होता है। 172 दो में विधान परिषद स्थायी सदन है, इसलिए 6 वर्ष इसका कार्यकाल है, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो ये सारी बातें जो है वो हमने पढ़ी विधानसभा की संरचना के बारे में। अगले वीडियो में हम इसके अंदर जो इसकी कार्रवाइयां होती है, शून्यकाल क्या होते हैं और विधानसभा के अंदर जो प्रश्नकाल है वो क्या होता है, कौन से सत्र होते हैं, विधान मंडल को कौन सत्रावत कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है, इसके प्रावधान क्या है, सारी की सारी जानकारी जो है वो अगले वीडियो के अंदर हम प्राप्त करने वाले हैं। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहला वीडियो जरूर देखें, जिसके आधार पर आपको विधानमंडल, विधान परिषद और विधानसभा के बारे में अंतर समझ में आएगा। आगे ये क्लासें भी थोड़ी लंबे चलेगी, क्योंकि हम इस टॉपिक को या राजस्थान राज्य व्यवस्था को जब से शुरू किया है उस आधार पर हम शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हम हर एक ढंग से आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो नया पैटर्न अपनाया गया है उस पैटर्न को पूरी तरीके से ब्रेक करते हुए उस हिसाब से स्मार्ट स्टडी को प्लान किया गया है। आगामी एग्जाम्स के अंदर आप पाएंगे कि आपको अच्छा कंटेंट मिला है और आपने उस कंटेंट का पूर्ण रूप से लाभ उठाया है। अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए एग्जाम सक्सेस एकेडमी के साथ में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।